आइए स्टार्ट करते हैं। गुलामी की शुरुआत फर्स्ट चैप्टर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत की गणना विश्व की प्राचीन संस्कृतियों वाले देशों में होती है। अन्य देशों की तरह भारत में भी नदियों के किनारे मानवीय संस्कृति फली फूली। चूँकि नदियों में पानी होता था, पशुओं के चारे के लिए घास और वनस्पतियाँ मिल जाती थी और फसलों की सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। भारत में पहले सिंधु घाटी सभ्यता रही। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में यह संस्कृति विकसित हुई। खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह संस्कृति अत्यंत उन्नत थी। यह एक प्रकार से नगरीय संस्कृति थी। बाद में गंगा नदी के मैदान में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसी युग में वेदों की रचना की गई। यह युग आध्यात्मिक चिंतन की दृष्टि से महान युग माना जाता है। इसके बाद से ही हमारे देश में अलग अलग कबीलों एवं समुदायों के राज्य स्थापित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे शासक हुए जिनका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन ऐसे ही सम्राट थे। इसी बीच देश के छोटे मोटे आक्रमण होते रहे। हमारे यहाँ शक शासक आए, हुण आए, कुषाण आए, लेकिन इन शासकों की एक विशेष बात यह रही कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के राजाओं को पराजित किया, किंतु विजय होने के बाद भारत में ही बस गए और अपने आप को यहीं की संस्कृति में रच लिया। इन विदेशी शासकों ने भारत में आकर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों से विशेष कोई छेड़खानी नहीं की। इसलिए देश की जनता को इनसे कोई विशेष शिकायत नहीं रही। ठीक है, तो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। विदेशी थे, देसी हो गए। मतलब इनका मेन उद्देश्य था विदेशी थे, देसी हो गए, यहीं रह गए। 10वीं शताब्दी के बाद से हमारे देश पर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के क्षेत्रों से आक्रमण होने लगे। खासकर अफगानिस्तान, तुर्की के आक्रमणकारी शामिल थे। ऐसे शासकों में कुछ तो धन की लूटपाट के लिए आक्रमण करते थे। वे भारत आते थे, युद्ध के बाद लूटपाट मचाकर इकट्ठे धन को पशुओं पर लादकर अपने देश चले जाते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने विजय होने के बाद भारत को ही अपना घर बना लिया। इन शासकों के साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय इतिहास का मध्यकाल कहा जाता है। यह काल इल्तुतमिश से शुरू होकर मुख्य रूप से औरंगजेब तक चलता रहा। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि दो भिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। ये थे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। इस संपर्क का प्रभाव दोनों धर्मों पर पड़ा। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया और इस प्रकार हमारे देश में एक नई मिली जुली संस्कृति विकसित हुई। इस मिली जुली संस्कृति का प्रभाव भारत के चिंतन, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं तथा कला एवं साहित्य पर पर्याप्त रूप से पड़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों के समन्वय से भारतीय संस्कृति और कला समृद्ध हुआ। इसका क्षितिज व्यापक हुआ। इस काल के शासकों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि इन्होंने पूर्ववर्ती विदेशी शासकों की तरह भारत को ही अपना निवास बनाया। इन्होंने भी चूँकि भारत की मूल व्यवस्था से कोई विशेष छेड़खानी नहीं की, इसलिए आम लोगों को इनके प्रति कोई विशेष विद्रोह
नहीं रहा। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। ठीक इसके बाद से शुरू होता है सही मायने में भारत की दासता का युग। 1600 ईस्वी के अंत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रवेश के साथ ही भारत की गुलामी की कहानी शुरू हो गई थी। यह कंपनी व्यापारियों की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक धन कमाना था। इंग्लैंड के साथ पुर्तगाल, फ्रांस और हॉलैंड के व्यापारी भी भारत आए और उन्होंने भी भारत के कुछ बड़े शहरों में अपनी बस्तियां बसाई। शुरू में इनका उद्देश्य व्यापार करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। चूंकि इसे कुछ भारतीयों ने अपना धर्म में हस्तक्षेप माना, इसलिए इन यूरोपियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुर्तगाली व्यापारी तो इसी कारण बहुत जल्द भारत में अलोकप्रिय हो गए। हाँ, फ्रांस की शक्ति बढ़ती चली गई। हॉलैंड कुछ विशेष फल फूल नहीं सका। भारत में यूरोप की मुख्य रूप से 4 शक्तियां थीं। ये चारों देश जहां एक ओर भारत के मुख्य स्थानीय शासकों से लड़ते रहे, वहीं दूसरी ओर आपस में भी लड़ते रहे। इन चारों देशों की आपस की लड़ाई का मुख्य उद्देश्य भारत में उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना था जहां से ये अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ उठा सकें। इस समय इंग्लैंड की सामुदायिक शक्ति काफ़ी अधिक थी। चूँकि यूरोपीय देशों से भारत तक केवल समुद्र रास्ते से ही आया जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसी देश को विजय होना था जिसकी सामुद्रिक शक्ति सबसे अधिक हो। नतीजा यह हुआ कि करीब 100 वर्षों के अंदर इंग्लैंड ने यूरोप की शेष तीनों शक्तियों को एक तरह से ही पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं। यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने के बाद ब्रिटेन ने अपना ध्यान भारत के शासकों पर प्रभुत्व स्थापित करने पर लगाया। अब ब्रिटेन भारत में केवल व्यापारी के रूप में था। इस बीच उसने भारतीय शासकों से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए, जैसे कि सन 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से एक फरमान प्राप्त किया था। उस फरमान के द्वारा उसे यह विशेष अधिकार मिल गया था कि कंपनी बिना टैक्स दिए बंगाल में कहीं भी अपने माल का आयात निर्यात कर सकती है। यहाँ तक कि उसे अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पास जारी करने का अधिकार था। चूँकि भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अंग्रेज व्यापारी लाभ की स्थिति में रहे। इसी कारण उनका व्यापार फलता फूलता रहा। जब कंपनी को इस तरह के लाभ प्राप्त होने लगे, तब उसकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि यदि उसके हाथ में राजनीतिक प्रभुसत्ता आ जाए, तब वह अपने व्यापार को और भी अधिक लाभकारी बना सकेगी। और उसकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम हुआ सन 1757 में प्लासी की लड़ाई। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसी के साथ भारत पर ब्रिटेन का राजनीतिक शासन प्रारंभ हो गया। इस लड़ाई के कारण ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इससे उन्हें कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी मिल गई।
इस लड़ाई से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बढ़ गई। बंगाल से कर के रूप में उसे काफ़ी धन मिलने लगा और इस प्रकार पूरे देश पर ब्रिटेन के प्रभुत्व का दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई 7 वर्ष बाद 1764 में बक्सर में लड़ी गई। इस लड़ाई ने एक प्रकार से ब्रिटिश शक्ति को भारत में पूरी तरह स्थापित कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेजों ने एक साथ भारत के सभी प्रमुख शासकों को पराजित कर दिया था। ये शासक थे बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों थे। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना दिया। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना दिया, साथ ही अवध पूरी तरह उनकी कृपा पर निर्भर हो गया। प्लासी की लड़ाई से कंपनी को केवल बंगाल से ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था। प्लासी की लड़ाई से ये ध्यान देने वाला बात है, प्लासी की लड़ाई से कंपनी को केवल बंगाल से ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिला था, किंतु अब बक्सर की लड़ाई ने उन्हें बिहार और उड़ीसा से भी राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी 150 से थोड़े से अधिक वर्षों से ही भारत की प्रभुत्व शक्ति बन बैठी। और कहते हैं सोने की चिड़िया के पर नोच लिए। सन 1757 में शुरू हुई इस गुलामी के विरुद्ध पहली सामूहिक आवाज सन 1857 में दिल्ली के पास मेरठ से उठी। इसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसी बीच के 100 वर्षों में अंग्रेज सरकार के केवल 2 मुख्य स्वार्थ थे। कौन कौन 2 मुख्य स्वार्थ थे? पहला यह कि किसी प्रकार अधिक से अधिक धन कमाकर ब्रिटेन भेजा जाए, और दूसरा यह कि भारत के ऊपर ब्रिटेन के शासन को कैसे अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। यानी इनका 2 था उद्देश्य, शासन मजबूत किया जाए और ब्रिटेन धन कमाकर भारत से भेजा जाए। ब्रिटेन ने इस बीच इस देश में जो कुछ किया वह केवल इन्हीं 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। जो कुछ किया, विकास, ये वो, रेल पटरी, सारा कुछ ये दोनों उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किया। इसी दृष्टि से ब्रिटेन पूर्ववर्ती विदेशियों से पूरी तरह अलग रहा। जैसा कि पहले बताया कि इससे पूर्व कई विदेशी भारत में आकर यहीं बस गए। उन्होंने जो कुछ भी कमाया उसे इसी देश में लगाया। वह संपत्ति बाहर नहीं गई। उन्होंने मूल व्यवस्था से कोई छेड़खानी नहीं की। पर ब्रिटेन इन सब के बिल्कुल विपरीत था। वह जो कुछ भी कमाता था उसे ब्रिटेन भेजा जाता था। कमाने का तरीका भी उसने विशेष अपनाया। उसने अपनी नीतियों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। अपने हितों के लिए उसने छोटे छोटे जमींदार बना दिए और उसने प्रतिवर्ष एक निश्चित राजस्व वसूली करने लगा। इससे किसानों में त्राही त्राही मच गई। भारत के किसानों से इकट्ठा किया गया वह धन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। कहा तो जरूर जाता है कि इसी समय ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई वह बहुत कुछ भारत से भेजे गए धन के कारण हुई। इस प्रकार ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व में देश का जबरदस्त आर्थिक शोषण होने लगा। ब्रिटेन ने भारतीय हस्तकला उद्योग को भी नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
भारतीय वस्त्र विश्व में श्रेष्ठ माना जाता था। यूरोपीय देशों को भारत से कपड़ा निर्यात किया जाता था, लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने ऐसी नीतियां बनाई कि भारतीय हस्तकला उद्योग लंगड़ा हो गया। अंग्रेजों ने बुनकरों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपना माल सस्ती दरों पर अंग्रेजों को बेचें, भले इससे उन्हें घाटा ही क्यों न होता हो। कंपनी ने कपास की बिक्री पर भी एकाधिकार कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड जाने वाले भारतीय कपड़ों पर ऊंचे कर लगा दिए। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र महंगे हो गए। दूसरी ओर ब्रिटेन में मशीन से बने हुए वस्त्रों का मूल्य काफ़ी सस्ता हो गया। इस प्रकार सूती कपड़ा उद्योग एक प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार बन गया। अंग्रेजों के शासन के दुष्परिणाम कुछ वर्षों के बाद दिखाई पड़ने लगे और इसके परिणाम स्वरूप जगह जगह उसके विरुद्ध आक्रोश व्यक्त होने लगा। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं। तो थोड़ा ना दिक्कत होगा पढ़ने में, तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हाथ से करने पे अगला क्या लिखा हुआ वो छिप जाता है, ढक जाता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। फर्स्ट बार है तो ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में आते हैं। छिटपुट विद्रोह में आते हैं। सन 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहली बार बड़ा विस्फोट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी त्रस्त नागरिकों, दस्तकारों, किसानों और आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश जाहिर किया था। विद्रोह करने वाला यह समूह उन लोगों का था जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण त्रस्त हुए थे। सच बात तो यह है कि ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी नई अर्थव्यवस्था, प्रशासन की नई प्रणाली और भू राजस्व की जो शोषणकारी नीति अपनाई, उसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ इस तरह बदल गया कि कृषक समाज में एक उथल-पुथल मच गई। लगाने की दरें बेहद बढ़ गई, जबकि गांवों के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया जाता था। इससे किसान नाराज हुए। चूंकि पहले की रियासतों के राजाओं और नवाबों को उनकी रियासतों से बेदखल कर दिया गया, इसलिए वे नाराज हो गए। प्रशासक आम लोगों पर जुल्म करते और उनका मनमाना शोषण करते। दस्तकारों का उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया था। धार्मिक लोगों तथा बुद्धिजीवी एवं कलाकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। इस कारण इन सब के मन में विद्रोह की भावना सुलगने लगी। इसके पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र और उसकी स्वार्थकारी शासन नीति। इसी का परिणाम हुआ कि सन 1763 से 1850 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध देश भर में करीब 40 बड़े तथा अनेक छोटे विद्रोह हुए। सबसे पहले बंगाल के जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई जो 1800 ईस्वी तक चला। बंगाल और बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह हुआ जो सन 1816 तक चला। पहले सन्यासी विद्रोह हुआ, फिर चुआर विद्रोह हुआ। पूर्वी भारत के ही रंगपुर, दिनाजपुर, बिष्णुपुर, वीरभूम और संबलपुर में सन 1840 ईस्वी तक कई बड़े विद्रोह हुए। ये विद्रोह संपूर्ण भारत में हुए। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में 1824 में सशस्त्र विद्रोह हुआ। सन 1814 में अलीगढ़ के तालुकेदारों और 1842 में जबलपुर के बुंदेलों
ने हथियार उठाए। सन 1848-49 में जो द्वितीय पंजाब युद्ध हुआ था वह मूलतः जनता का ही विद्रोह था। इसी तरह के विद्रोह पश्चिमी भारत में भी हुए। 1839 और 49 में गुजरात के कोलियों ने लड़ाई छेड़ी। पेशवाओं की पराजय के बाद महाराष्ट्र में भी संघर्ष होते रहे। इसके अंतर्गत भील विद्रोह, कित्तर विद्रोह, सतारा विद्रोह, गडकरी विद्रोह सबसे प्रमुख है। दक्षिण भारत में पहला विद्रोह 1794 में विजयनगरम के राजा ने किया था। 1794 में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पोलियागारों ने भी विद्रोह किया था। सन 1830-31 में मैसूर के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार किया। इस तरह कुछ बड़े विद्रोह विशाखापट्टनम, गंजम और कुर्नूल में भी हुए। इसके साथ ही भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी के आरंभ में छापामार लड़ाइयाँ लड़ी। वस्तुतः इन आदिवासियों का आक्रोश औपनिवेशिक शासन द्वारा उनके अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने से हुआ था। उनकी जीवन प्रणाली में हस्तक्षेप किया गया था। उनकी वनोपज पर कर लगाए गए थे। साथ ही अंग्रेजों ने उनके इलाकों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करा दी थी। अंग्रेजों की शोषक नीति के कारण आदिवासियों के हाथ से उनकी जमीन निकलने लगी थी। ऐसी परिस्थितियों में समय समय पर आक्रोश व्यक्त होते रहे। ऐसे आक्रोश में संथाल के आदिवासियों का विद्रोह सबसे प्रमुख है। बिहार में भागलपुर के पास संथाल आदिवासियों ने एकजुट होकर सन 1855 में आज़ादी के लिए हथियार उठाए थे। करीब 48,000 हथियारबंद संथाल आदिवासी संगठित होकर उठ खड़े हुए थे। इसके साथ ही सन 1830 से 1836 तक छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों ने विद्रोह जारी रहा। आंध्र प्रदेश की रंपा पहाड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मनसबदारों के भ्रष्टाचारों और नए जंगल कानून के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार में रांची के पास मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में जबरदस्त विद्रोह किया। ये छुटपुट विद्रोह आंदोलन इस बात के प्रमाण है कि भारतीय जनता अंग्रेजी प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि ये सारी आवाज छुटपुट रूप में अलग अलग उठी। ये इम्पोर्टेंट बात है कि छुटपुट अलग अलग उठी। उनका कोई एक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं था। क्योंकि उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए किसी राष्ट्रव्यापी संगठन के अस्तित्व की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इतना जरूर था कि छुटपुट विद्रोहों ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि भारतीय जनता के अंदर आज़ादी के लिए लावा उबल रहा है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में बाहर उफन पड़ता है। भले इन छुटपुट आंदोलनों का कोई एक ठोस परिणाम सामने न आ पाया हो, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन विद्रोहों ने भविष्य के संघर्ष के लिए एक पृष्ठभूमि का काम किया। उसने भारतीय नेताओं को भारतीय जनमानस से परिचित कराया और यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए किसी भी आंदोलन में देश की आम जनता उनके साथ रहेगी। तो ये हो गया 2 चैप्टर। आगे आएंगे तो तीसरा चैप्टर अगली बार करेंगे, अगले सेशन में। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बढ़िया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऑडियो सुन सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है।